प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। हाँ जी, ओपन योर बुक्स, चैप्टर 3, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। प्रीवियस चैप्टर में हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और उसकी फॉर्म्स को डिफाइन किया था इन चैप्टर 2। इन दिस चैप्टर हम पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस है उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। पर अगर हम बात करें कि एक डिफरेंस क्या है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, तो वो हम पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। मीन्स प्राइवेट सेक्टर जो है इट इज फॉर्म्ड विच इन्वॉल्व्स लॉन्ग प्रोसेस। जो प्राइवेट पर सेक्टर है इट इन्वॉल्व्स Good लॉन्ग morning, ma'am. प्रोसेस। गुड मॉर्निंग। बट पब्लिक सेक्टर अगर हम एंटरप्राइज बोले इट इज फॉर्म इन अ जस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू अर्न प्रॉफिट्स, एंड पब्लिक सेक्टर इज सोशल सर्विस। मैनेज की बात करें, प्राइवेट सेक्टर मैनेज और कंट्रोल होता है थ्रू बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स हु आर प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स। बट पब्लिक सेक्टर की बात करें, they are also managed by board of directors but they are the representatives of the government। जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं they are the representative of government होते हैं। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन की बात करें, प्राइवेट सेक्टर है दे हैव मोर फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन टू डू देयर वर्क। बट इन केस अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो दे हैव लेस फ्रीडम। लेस फ्रीडम क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो डे टू डे वर्क अपना इजीली कर सके। फिर आती है बात अकाउंटेबिलिटी की। प्राइवेट सेक्टर जो है दे आर अकाउंटेबल टू देयर शेयर होल्डर्स ओनली, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट या आम जो जनरल पब्लिक है उनके लिए अकाउंटेबल नहीं है। जबकि गवर्नमेंट जो कंपनीज होती है दे आर अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट प्लस जनरल पब्लिक। अकाउंटेबल मीन्स जवाब देना पड़ता है कि क्या किया, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर को कोई जवाब नहीं देना होता किसी को। फिर रही बात एम्प्लॉयज की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज रखे जाते हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं, वो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है जैसे उनको डिमांड होती है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में जो रखे जाते हैं उन्हें सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है, मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहा जाता है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हायर किए जाते हैं। और अगर इनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करें तो ये अपना प्रॉफिट्स देख के अच्छा प्रॉफिट्स हुआ है तो सोचते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या पोजीशन अच्छी है। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो वो बजाय प्रॉफिट अर्निंग के वो ये चीजों पे ध्यान देते हैं कि हमने कितना सोशल सर्विस किया है। मींस इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होता उनका, नॉन इकोनॉमिक इश्यूज पे ज्यादा वो देखते हैं कि हमने कहाँ हेल्प की है या कहाँ हमें बनता है, ठीक है ना। क्लियर है? अभी हमने सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, प्राइवेट हम सेकंड चैप्टर में कंप्लीट करके आए थे, तो मैंने एक थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया। ये फ्लो चार्ट भी बना हुआ है आपकी स्क्रीन पे, अगर आप देखें पब्लिक सेक्टर में ये 3 पार्ट्स हैं जो भी हम पढ़ेंगे, प्राइवेट में हम ये सारे करके आ चुके हैं। अब आ जाता है फर्स्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जो प्राइमरी सेक्टर है वो 3
पार्ट्स में हम कह सकते हैं डिवाइड है। फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात करें तो ध्यान रखना है ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की। प्लस इससे रिलेटेड जब भी बात आए कि ये वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों को, ठीक है। स्पेशल एक्ट की जब बात आती है तो आपने डिपार्टमेंटल को नहीं लेना, पर एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, इनके सारी जो एक्टिविटीज है, सारी फंक्शनिंग गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो जहां भी इससे रिलेटेड वर्ड आए तो आपने सोचा है कि डिपार्टमेंटल के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट से अलग नहीं है। इसका जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ही देखता है। तो जब भी ओवरऑल मिनिस्ट्री कुछ इस टाइप का वर्ड आए तो आपने ध्यान देना है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है। अब आ जाता है इसकी एग्जाम्पल की बात करें हम, इसमें एग्जाम्पल्स आ जाता है रेलवेज, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज, ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, क्योंकि मैंने कल भी बताया था फीचर्स जो है वो आप इन दोनों में से कंसीडर करके निकाल सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है मेरिट्स की, अगर हम बात करें इजी फॉर्मेशन, अगर हम इनकी बात करें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है ये इजी टू फॉर्म है, बिकॉज नो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर कंपल्सरी नहीं होता, तो कभी भी आप इसको इजी टू फॉर्म में एस्टेब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा इफेक्टिव कंट्रोल। अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात करें तो ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इन पे जो कंट्रोल होता है वो डायरेक्ट होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट इनका वो होता है कंट्रोल, तो कहीं ना कहीं ये वेरी इफेक्टिव चलते हैं, क्योंकि इनके जितना भी कंट्रोल होता है इनके ऑपरेशंस पे वो डायरेक्ट होता है। फिर आ जाएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं ये अपने फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। क्यों प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं? क्योंकि इनको जो बजट, जो पैसा मिलता है, हम कह सकते हैं फंड्स मिलते हैं, वो सैंक्शन होके मिलते हैं, प्रॉपर उसकी अकाउंटिंग होती है, उसका ऑडिटिंग होता है, मतलब हर एक जो मनी इनको ट्रांसफर किया जाता है फंड्स, उसको बड़े ध्यान से किया जाता है। तो जो इनके फंड्स होते हैं ये उनको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, जैसे अभी हमने बोला था, ये किसको अकाउंटेबल है? ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल है, पब्लिक को अकाउंटेबल है। तो इनकी जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है वो डायरेक्ट होता है, बीच इनको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये डायरेक्टली गवर्नमेंट से कह सकते हैं, पार्लियामेंट में अपनी बात उठा सकते हैं। फंड्स की बात आती है, रेलवेज है, रेलवेज कहेगा मुझे और फंड्स की जरूरत है, तो वो पर्टिकुलर अपनी मिनिस्ट्री को अपने पार्लियामेंट में ये बात रख सकता है कि मुझे इतनी रेल्स और दिखानी है, या इतनी ठीक करवानी है, या इतनी कुछ भी चेंजेस करवानी है। तो कहीं ना कहीं जब ये सब चीजें आती हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। तो अकाउंटेबल ये किसको होते हैं? पार्लियामेंट्री वाले, डायरेक्ट पार्लियामेंट कंट्रोल होता है। फिर आ जाता है पब्लिक रेवेन्यू की बात करें, जितना भी रेवेन्यू अर्न होता है, मतलब जितनी भी इनकम अर्न होती है डिपार्टमेंट से,
वो कहाँ जाती है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाती है, मतलब गवर्नमेंट के खजाने में जाती है। तो गवर्नमेंट के लिए तो यही इनकम का सोर्स है। हर क्वेश्चन जो भी ये तीनों आते हैं ना, इनमें ये याद रखो, फंड्स वाली बात, अकाउंटेबिलिटी वाली बात, रेवेन्यू वाली बात, सीक्रेट्स, कंट्रोल, सबके देखना आप, यही सेम सेम पॉइंट्स हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था, वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न विच इज द बेस्ट मेथड डिपार्टमेंटल। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए या सुपरविजन की बात आ जाए, तो कहीं ना कहीं सीक्रेसी मेंटेन रहती है। सीक्रेसी अगर हम कहें तो जितनी भी इनकी परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज होती है वो सीक्रेट होती है। और सीक्रेट होने से क्या होता है, ये अच्छी तरह अपना काम कर पाते हैं। जैसे डिफेंस का है, वो भी पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट जो डिफेंस वाले होते हैं वो अपनी सारा वर्क सीक्रेटली रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसके मेरिट्स हैं। बुक्स में जो आपको पॉइंट्स ऐसे ही दिए हुए हैं 4 पॉइंट्स करके, ठीक है। फिर जब क्वेश्चन आप पूछते हैं तो वो आप थोड़ा थोड़ा ही लिख पाते हो, क्योंकि आप कहते हो बुक में थोड़ा दिया हुआ है, इसलिए मैं साथ साथ पॉइंट्स बता रही हूँ, आप इसको अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं रिपीट कर लेती हूँ सारे पॉइंट्स। फर्स्ट इज इजी फॉर्मेशन, मीन्स इजी टू फॉर्म है। सेकेंड, इफेक्टिव कंट्रोल। थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फोर्थ इज अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या जवाब देना होता है, जवाबदेही बोलते हैं इसमें। फिफ्थ आ जाएगा पब्लिक रेवेन्यू, मींस जो भी इनकम होगी, रेवेन्यू मतलब इनकम होगी, वो कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट को जाएगी। और लास्ट आ जाता है सीक्रेसी, इस मेथड में सीक्रेट्स मेंटेन रहते हैं। जो गवर्नमेंट है ज्यादातर इनके सीक्रेट्स रिवील नहीं करती, ठीक है ना, पब्लिक को नहीं बताती। अब आ जाते हैं लिमिटेशंस पे। दिस फॉर्म ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे सफर फ्रॉम वेरियस ड्रॉबैक्स ऑल्सो। फर्स्ट आ जाएगा इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होता है फ्लेक्सिबल हो जाना, चेंजेस कर लेना, लेकिन जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं इनके पास बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये अपने आप कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, थोड़ा सा कुछ चेंज करना है ये कर ही नहीं सकते। इनको तो हर छोटी बड़ी बात के लिए गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, एक एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए भी। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है ना। इतना इंटरफेरेंस होता है टॉप ऑफिशियल्स का कि ये अपना काम स्मूथली कर ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं इन सब चीजों का इनकी एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो सारा इनका वर्क होता है स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर होता है, तो ये लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। सेकंड आ जाता है लैक ऑफ मोटिवेशन। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, दे हैव नो पावर टू यूटिलाइज देयर रेवेन्यू। जितनी भी इनको इनकम होती है उनके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो उस इनकम को, वो खजाने को, ट्रेजरी को यूज करे, ठीक है, अगर उनको जरूरत है तो। ना ही वो उस प्रॉफिट्स को यूज कर सकते हैं। वो सिर्फ मेहनत करते हैं, उनको उनकी सैलरी मिलती है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि हमने इतना एफर्ट डाला और इतना प्रॉफिट अर्न करवाया उस पर्टिकुलर, जैसे रेलवेज है मान लो, तो उनको तो कोई एफर्ट्स नहीं मिलता। जब एफर्ट्स मिलता ही नहीं है तो आप देखो उनको मोटिवेशन कहाँ से होगा। जब मुझे पता है कि मैं इतना काम करूं और मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला, मुझे कोई वाहवाही नहीं मिलने वाली, फिर मैं क्यों करूंगी। मुझे पता है मेरी टाइम आएगी, मेरी प्रमोशन हो जाएगी जब मेरा टाइम आएगा, ठीक है ना। मुझे वो अपने आप प्रमोशन मिल जाएगी, बेनिफिट जो होगा मेरी सैलरी मिल जाएगी, मुझे क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट नहीं होते, जब मोटिवेट नहीं होते तो वो अपना काम अच्छी तरह करते भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट जरूर उनको करता है, लैक ऑफ मोटिवेशन का।
थर्ड आ जाता है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की अभी हमने बात करी कि फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि अपने जो पैसा है, ट्रेजरी है, खजाना है, उसको यूज कर सके। इंडिपेंडेंस तो है नहीं, फ्रीडम है नहीं, फंड्स को अपने आप यूज नहीं कर सकते, कहीं पैसा चाहिए तो वो यूज नहीं कर सकते। ऑटोनॉमी होता है फ्रीडम, उनको कोई इंडिपेंडेंट फ्रीडम तो है नहीं यूज करने की, कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकते, डिसीजन मेकिंग लेट हो जाती है, क्योंकि छोटा सा भी डिसीजन लेना है तो मिनिस्ट्री से अप्रूवल करवाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये खुद लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं कर सकते, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो जब कुछ कर ही नहीं सकते तो लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात आ जाती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं उनको कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं। पर ये लोग जो ऑफिशियल्स होते हैं ये ओवरबर्डन रहते हैं विद पेपर वर्क। मोस्टली इनके पास काम ही काम होगा, मतलब कभी खत्म ना होने वाला काम होता है, हमेशा फाइलों में पेपर में वर्क करते रहते हैं। इनका मैक्सिमम टाइम तो पार्लियामेंट की जो वो लगती है, मिनिस्ट्री लगती है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी क्वायरीज में निकल जाता है। और जब ये इतना काम में वो होते हैं तब तक इनके ट्रांसफर या प्रमोशन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इनएफिशिएंट हो जाते हैं, इनको पता है जरा एफिशिएंटली काम करके कुछ मिलना तो है नहीं, ठीक है ना। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, काम अपना अच्छी तरह नहीं करते, उनको पता है मेरी तो प्रमोशन हो जानी है, ट्रांसफर हो जानी है। और हमेशा ये ओवर बर्डन नहीं रहते अपने काम से, मतलब काम तो ये कभी खत्म ही नहीं कर पाते अपने हिस्से का। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। लास्ट आ जाता है रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड टेपिज्म आप देख रहे हो डे टू डे ऑपरेशंस में आजकल रेड टेपिज्म है, ठीक है। रेड टेपिज्म होता है एक तरह का जो डिसीजंस है उनको डिले करना। एक कहावत भी है, गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, फाइलें इधर से उधर लटकती रहती है, डिले करते रहते हैं। वो कहते हैं बहुत फॉर्मेलिटीज है, पहले ये करके आओ, पहले वो करके आओ। तो कहीं ना कहीं टालते हैं, हम कह सकते हैं डिले करते हैं पेपर वर्क में, प्रोसीजर्स में, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज है उनमें। तो इससे क्या होता है, ग्रोथ तो होती रही है कहीं ना कहीं, और ब्यूरोक्रेसी रेड टेपिज्म की वजह से पीछे होते जाते हैं वो और भी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं होती। क्लियर? रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी का पॉइंट क्लियर? रेड टेपिज्म होता है डिले डिसीजन मेकिंग एंड टू मच फॉर्मेलिटीज की जब बात हो वहां ये मेथड चलता है। हाँ जी, एनी डाउट? हम एक बार मैम रिपीट कर दो मैम। कौन से पॉइंट्स? मैम ये जो मैम लास्ट वाला जो मैम। हाँ जी, रिपीट कर देते हैं। लास्ट पॉइंट था रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है डिलेइंग डिसीजंस, ठीक है, और टू मेनी फॉर्मेलिटीज करना। जो यहाँ पर जो भी काम होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी के अंडर चलते हैं, मींस लेट लेट काम चलता है। जो भी डिसीजंस होते हैं वो डिले होते रहते हैं, कोई पेपर वर्क, कोई प्रोसीजर, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज, इन सब की वजह से डिले होते हैं। अगर कोई इमीडिएट एक्शन लेना भी है तो वो यहाँ लिया ही नहीं जाता। कोई इनोवेटिव आइडियाज कोई आए किसी के माइंड में वो करना हो तो वो तो भूल ही जाओ। क्यों? क्योंकि ये करना ही नहीं चाहते। जैसे हमने ऊपर कहा ये इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होती है, क्योंकि उनको पता है हमारा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उनको पता है हमारे को प्रमोशन ट्रांसफर मिल ही जानी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी रहती है। ब्यूरोक्रेसी और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना ये कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव मतलब ज्यादा सोचते नहीं है, डरते हैं।
तो वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, इनको लगता है हमें क्या पंगा लेना, ठीक है ना। वो ऐसे वेंचर्स में इन्वेस्ट भी नहीं करते पैसा, और जब करेंगे नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, फिर ग्रोथ कहाँ से होगी। तभी तो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स है वो पीछे पीछे रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं, उनकी प्रोग्रेस बहुत ही कम होती है। और ये मेथड कहाँ सुटेबल होता है, जहां सबसे ज्यादा सीक्रेट रखना हो, जैसे कि डिफेंस वगैरह, जहां पूरी तरह गवर्नमेंट का कंट्रोल करना हो, जहां बहुत हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो, क्योंकि प्राइवेट वाला इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, यहाँ गवर्नमेंट ही है जो पैसा लगा सकती है। और जहां रेवेन्यू अर्न करना हो ज्यादा से ज्यादा, जैसे रेलवेज का है, ठीक है ना, बेनिफिट्स कम हो रहे हैं और इनकम भी क्या ही हो रही है, अब तो लॉसेस में जा रही है, इसलिए रेलवेज को भी आने वाले टाइम में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मेथड वही सुटेबल है। अब आपको ऐसा है जहाँ सीक्रेसी मेंटेन करनी है, जहाँ फुल गवर्नमेंट कंट्रोल चाहिए, जहाँ ह्यूज इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो आपने क्या नाम देना है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन, जिसे हम पब्लिक कॉरपोरेशंस भी कहते हैं। इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जितनी भी स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉरपोरेशंस होती है, ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर बनती है। तो यहाँ जहां भी वर्ड स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ जाए, मतलब यहाँ इसी की बात हो रही है, ठीक है ना। इस एक्ट के जो भी फंक्शंस है, पावर्स है, जो भी रेगुलेशंस होती है, वो सब पार्लियामेंट के थ्रू होती है, और ये फुल्ली फाइनेंस्ड होता है बाय गवर्नमेंट। तो इसकी जितनी भी पावर्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, लिमिटेशंस है, वो कौन डिसाइड करता है, एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर एक्ट वो करता है। एक कॉर्पोरेट बॉडी बना दी जाती है जो इसकी पूरी पावर्स को डिफाइन करती है, क्लियरली बताती है कौन सा काम कैसे करना है, ठीक है ना। तो इनकी जो ज्यादातर पावर्स होती है वो स्टेट या सेंट्रल के हाथ में होती है, और स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू होती है। अब रही बात हम इसके फीचर्स के बजाय हम इसके सीधा मेरिट्स और डीमेरिट्स कर रहे हैं, जैसे सबके कर रहे हैं, क्योंकि मेरिट्स और डीमेरिट्स से आपके इसमें फीचर्स भी कवर अप हो ही रहे। मेरिट्स की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अब ऑटोनॉमी का मैंने क्या मीनिंग बताया, इंडिपेंडेंट की बात की। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की बात करें तो मींस जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क हैं वो ये फ्रीडम से कर लेते हैं। देखो जो इनके मेरिट्स बोलते हैं ना, वही बाद में देखो डीमेरिट्स बोलते रहते हैं हम, क्योंकि वही चीज हम इनको डीमेरिट्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने बात करी जितनी भी पब्लिक कॉरपोरेशंस होती है या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होती है, ये अपना काम खुद मैनेज करती है, विद इंडिपेंडेंस करती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना, हायर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये फ्री होते हैं फ्रॉम एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहले मैं इसका एग्जांपल्स बता दूं, स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशंस कौन से होते हैं, जैसे इंडियन एयरलाइंस हो गई, एयर इंडिया हो गई, एसबीआई हो गई, एलआईसी हो गई लाइफ इंश्योरेंस की, एफसीआई हो गई। ये सारी कहने को गवर्नमेंट कंपनीज है, लेकिन इनके थोड़ा सा ये गवर्नमेंट से अलग चलती है। आप देखो एसबीआई के अपने रूल्स है, रेगुलेशंस है, एयर इंडिया है उनके अपने हैं, ठीक है ना, एलआईसी है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके अपने ही फॉलो होते हैं। तो वही यहाँ हम कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, मींस जो ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो इंडिपेंडेंटली करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी से करते हैं, गवर्नमेंट का कम कंट्रोल रहता है। सेकंड आ जाएगा क्विक डिसीजन मेकिंग। पब्लिक कॉरपोरेशन की बात करें तो ये अपने डिसीजन मेकिंग फास्ट लेते हैं, ठीक है, रेड टेपिज्म नहीं होता यहाँ पर कि डिले होता है डिसीजंस, और इनका फाइल वर्क भी थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू अगर हम औरों की बात करें, क्योंकि फॉर्मेलिटीज कम है, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होगा, तो ऑब्वियस है इनके डिसीजन मेकिंग फास्ट होंगे। थर्ड आ जाएगा सर्विस मोटिव। जितनी भी पब्लिक कॉरपोरेशंस बनाई गई है, ये इनकी सारी एक्टिविटीज पार्लियामेंट में डिस्कस होती है,
तो कहीं ना कहीं इनका मेन मोटिव ही रहता है पब्लिक के लिए वर्क करना, पब्लिक को प्रोटेक्ट करना, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये इनका मेन वर्क है, सर्विस मोटिव। फोर्थ आ जाता है एफिशिएंट स्टाफ। पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करें तो इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इनकी जितनी भी सैलरीज दी जाती है, जितने भी लोग इनमें अपॉइंट किए जाते हैं, रखे जाते हैं, वो सारे इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है। और ये बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं अपने स्टाफ को। तो कहीं ना कहीं इनका स्टाफ जो है वो बड़ा एफिशिएंट होता है। और फिफ्थ आ जाएगा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सपर्ट्स होते हैं बिजनेस के, वो रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे ग्रुप्स को, और ये नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नमेंट्स के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इनके जो वर्किंग के डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब जितनी भी मैनेजमेंट होती है वो प्रोफेशनल होती है। ऐसे कोई नहीं कि मिनिस्टर को उठा के बिठा दिया, काम करने वाले होते हैं सारे। तो इनकी जो भी पावर्स है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है ना, इसलिए इसको वैल्यूएबल माना जाता है। ये पूरी पॉलिसीज प्रोसीजर्स के साथ चलती है, इनके पास अपनी पावर्स होती है, तो इनको इतना मुश्किल नहीं आती। अब आ जाते हैं अगर इसकी डीमेरिट्स की बात करें। फर्स्ट है, उसी फर्स्ट पॉइंट का जो मैंने लिया उसी को देखो, अब मैं डीमेरिट बना रही हूँ। ऊपर मैंने लिया फर्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रहता है, मींस अपना काम फ्रीडम से करते हैं। अब यही बात मैं डीमेरिट्स में बोलूंगी, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। पेपर ओनली मतलब कहने को है सिर्फ पेपर पे कि हाँ ये फ्रीडम में रहते हैं, ये बिल्कुल फ्रीडम में नहीं रहते, क्योंकि डे टू डे वर्क में गवर्नमेंट जो है इनको परेशान करती है, आप कह सकते हो। जितने भी ऑफिशियल मैटर्स होते हैं, पार्टीज होती है, वो इंटरफेरेंस करती है इनकी वर्किंग में। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, डे टू डे वर्क में इनका इतना इंटरफेरेंस करते हैं, तो ये आराम से काम नहीं कर सकते। इनको जितने भी डिसीजन लेने होते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जितना भी पैसा चाहिए होता है उसके लिए इन्हीं के पास तो जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो अपना बीच में चलाते हैं। सेकंड आ जाएगा लैक ऑफ इनिशिएटिव। जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस होते हैं, दे डू नॉट फेस एनी कंपटीशन, और ये क्योंकि प्रॉफिट मोटिव के लिए तो है ही नहीं, तो कोई तरह कंपटीशन का, जहां प्रॉफिट नहीं अर्न करना वहां किसी से कंपैरिजन भी क्या करना। तो जो इनके एम्प्लॉइज होते हैं, जब उनको पता है हमने प्रॉफिट के लिए तो काम करना ही नहीं है, सोशल सर्विस करनी है, तो जब करनी सोशल सर्विस है तो ये इनिशिएट लेंगे काम करने में, या एफर्ट्स दिखाएंगे, कब दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये इनिशिएट नहीं लेते इतना कि प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है ना। और ज्यादातर तभी इनको लॉसेस हो जाते हैं। तो ये कंपनीज होती है लॉसेस में जा रही होती है, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ इनिशिएटिव है। थर्ड आ जाएगा रिजिड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनके वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स है, मीन्स ये कोई चेंजेस कर नहीं सकते, जैसा ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है वैसा ही चलेगा। तो जब चेंजेस करने भी होते हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट्स बोलते हैं उनको, अमेंडमेंट्स होता है चेंजेस करना। तो अगर कोई चेंजेस करने भी होते हैं तो इनको पास करवाना पड़ता है, पार्लियामेंट में एक्ट पास करवाना पड़ता है, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो वर्किंग का प्रोसीजर है वो बहुत ही रिजिड है। तो इन्हीं वजह से इनका काम करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं बैठता। फोर्थ आ जाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें, मींस जो इनका वर्किंग है, इनका जो काम करने का तरीका है वो अनफेयर तरीकों से करता है। मतलब कि ये कभी भी कोई हाई प्राइस कर लेते हैं, कभी एक लो प्राइस कर देते हैं, मींस इनके डिसीजंस अलग से ही होते हैं, इनका जो वर्किंग तरीका है वो अलग सा होता है। और कई बार जैसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देना, ठीक है, प्राइजेस को बढ़ा देना, इस टाइप के काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब करने से
जो इनकी इमेज है वो खराब हो जाती है। तो ये एक फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब ये मेथड कहाँ सुटेबल है अगर हम बात करें, ये मेथड वही चल सकता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का जहां पर मोनोपोली पावर्स हो। मोनोपोली मतलब वन मैन कंट्रोल टाइप हो। मींस जैसे अभी इन्होंने अपना बना दिया, मतलब वहां और कोई ना आए कंपनी, तो वहां ये मेथड चल सकता है। दूसरा है, ये जो भी इनके पास पावर्स हैं वो सारी एक्ट डिफाइन पार्लियामेंट के अंडर होती है। तो ये यहाँ जो अंडरटेकिंग चलती है उनके पास जो भी पावर्स होती है वो कहाँ एक्ट होती है, पार्लियामेंट की होती है। तो ये मेथड उसी पे चल सकता है। और हम कह सकते हैं जितने भी पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती है इनको सारा फंड्स, इनको सारे ग्रांट्स गवर्नमेंट से मिलते हैं। तो जहां ऐसी कंपनीज हो जहां गवर्नमेंट से ही फंड्स लेना हो, वहां ये मेथड, वहां ये जो है कॉर्पोरेशन सुटेबल रहती है। और हम कह सकते हैं जहां थोड़ा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और थोड़ा ऑपरेशनल लेवल मिलजुल के हो, वहां ये मेथड चलता है, यहाँ वहां ये मेथड फॉलो किया जाता है। तो ये आगे हमारे स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉर्पोरेशन। हाँ जी, एनी डाउट? मेनली इनके फीचर्स मिलते जुलते, अगर आप देखो इसमें बस उसमें था कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट था, इसमें स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। इसका जो कंट्रोल है सेंट्रल और स्टेट का है, उसका भी कंट्रोल सेंटर और स्टेट का था। इनके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, उनके भी वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करते थे। बस उनका ये था कि उनके जितनी भी सैलरीज थी और रिक्रूटमेंट, मतलब लोग चुने जाते थे, हायर किए जाते थे, वो गवर्नमेंट करती थी। यहाँ पर आप कह सकते हो खुद करते हैं ये लोग। वहां भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती थी कहीं ना कहीं, यहाँ भी होती है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इनके जो मोटिव्स हैं वो मिलते जुलते हैं। हाँ, उनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता था, इनका मोटिव सोशल सर्विस करना है। क्लियर? एनी डाउट? यस, क्लियर? यस मैम। यस मैम। आज हमने दो किए, पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड सेकंड वन इज डिपार्टमेंटल। अब मैं आ जाती हूँ कल के टॉपिक पे। कल मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था इंश्योरेंस वाला, उसमें एक डाउट था ईस्टर्न को, तो वो मैंने कहा सबके साथ डाउट क्लियर कर लेते हैं, सबको पता हो। कल मैंने एक डिफरेंस करवाया था कि लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस में, तो उसमें एक पॉइंट था सरेंडर वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू, कि लाइफ इंश्योरेंस में जो एश्योर्ड होता है, ठीक है, उसको सरेंडर वैल्यू बतानी पड़ती है, या पेड अप वैल्यू की हमने वहां बात की थी, वो उनको अपनी बतानी पड़ती है। लेकिन इन फायर और मेरीन इंश्योरेंस जब हमने जनरल इंश्योरेंस की बात की थी, वहां सरेंडर वैल्यू नहीं इंश्योर्ड होती। तो यहाँ वर्ड आया सरेंडर और पेड अप वैल्यू का, तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्या होता है पेड अप वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू। देखो, पेड अप वैल्यू, पेड अप मीन्स ये जो आप पे कर चुके हो। जब आप प्रीमियम पे करते रहते हो पर कुछ सालों बाद आप मना कर देते हो कि अब इससे ज्यादा मैं पे नहीं कर, क्योंकि जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हो ना, तो आप उनको बोलते हो कि मैं इतने सालों तक प्रीमियम पे करूंगा, बस उसके बाद मेरे पास नहीं है इनकम। मान लो मैंने इंश्योरेंस ही करवाई है और मैंने कहा 60 इयर्स तक मेरी जॉब है तो मैं 60 इयर्स तक प्रीमियम दूंगा, ठीक है, पर मेरी डेथ हो 80 तक, तब तक तो मैं उसके बाद दे नहीं सकता, ठीक है ना। तो वहां क्या होता है, जब आप प्रीमियम देते देते एक सर्टेन पीरियड तक स्टॉप कर देते हो, तो आपने जो अमाउंट अब तक दिया है उसे आप पेड अप वैल्यू बोलते हो। क्लियर? उसे पेड अप वैल्यू बोलते हो। और सरेंडर वैल्यू होती है, एक पार्ट होता है पेड अप वैल्यू का, मींस वो आपको कैसे मिल जाएगा।
किस पॉइंट पे आके आपको वो सरेंडर की जो वैल्यू है जो आपने लिखवाई होगी कि मुझे इतने में मुझे मिल जाएगा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को आपको रिटर्न में देनी होती है। मींस मैंने जैसे उसकी भी एग्जांपल लिया था कि मैंने अपने बेटे की मान लो करवाई है, 18 ईयर्स का होगा, उसकी पढ़ने के है और उसकी मैरिज का है। तो जब 18 ईयर्स का होगा तो थोड़ा पैसा मिलेगा ना, एक पार्ट ऑफ सरेंडर वैल्यू मुझे मिल जाएगा, फिर मैरिज होगी तो मिल जाएगा। तो ऐसे इस टाइप के आप सरेंडर वैल्यू को देखते हो, तो वो आपने जो बताई होती है वो आपको सरेंडर कर देते हैं बिफोर द मेच्योरिटी पीरियड। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस में ऐसे चलता है, लेकिन फायर और मैरीन में ये सरेंडर और पेड अप वैल्यू का पॉइंट जो है नहीं चलता। सरेंडरिंग होता है कि आप थोड़े से लॉस पे कवर अप ले रहे हो, मतलब कर रहे हो, पर पेड अप वैल्यू की बात अब करो तो पेड अप वैल्यू होता है आप जितना एक टाइम तक कह दिया था हम पे करेंगे उतना आपने पे कर दिया, पर आप आगे पे नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, जैसे ये सरेंडर वैल्यू की अगर हम बात करें, आप कई बार क्या होता है आप कहते हो हम 3 साल तक देंगे। मान लो एक लाइफ इंश्योरेंस आपको बता दूं मैं कि आप करवाते हो, और अगर आप 3 साल के बाद कहते हो कि मुझे इसे खत्म करवानी है, भाई अब जितना हो गया मुझे दे दो, तो वो भी आप कर सकते हो। उसे सरेंडर वैल्यू एक तरह के बोलते हैं, आपको पैसा मिल जाता है उसी समय। ठीक है, तो आप इसको डिसकंटिन्यू भी करवा सकते हो, आपने जितना पे किया है वो पर 3 इयर्स के बाद होता है ये सब। तो वो एक परसेंटेज आपको मिल जाता है पेड अप वैल्यू का, कि आपका क्या पेड अप वैल्यू था, वो आप उसका सरेंडर वैल्यू उसको दे दोगे। तो ये वैसे नॉलेज के लिए था, आपको थोड़ा सा पता हो, बाकी इसमें इतनी डिटेल हमने नहीं करनी। आपको सिर्फ पता हो कि लाइफ जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका सरेंडर वैल्यू होता है, जबकि फायर और मैरीन का नहीं होता। क्लियर? एनी डाउट्स? पेड अप मीन्स आप पे करते जा रहे हो एक नो मैम। पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, और उसके बाद आपने मना कर दिया पे करने से कि अब मैं इसके आगे बस खत्म। वो हमारी पहली बात हुई होती है कि मैं 60 इयर्स तक पे करूंगी, मतलब 20 साल हो सकता है, 40 से मैंने शुरू कराई तो मैं 20 इयर्स तक पे करूंगी, उसके बाद मैं पे नहीं करूंगी। पर सरेंडर क्या होता है, आप सरेंडर ही कर देते हो, ये 3 इयर्स के बाद आप कभी भी कह सकते हो। क्लियर?